नमस्ते। एक सिंपल सी डॉग बाइट और कुछ हफ्तों बाद जान को खतरा। रेबीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें सिम्टम आने के बाद ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन सही समय पर एक्शन लिया जाए तो 100% प्रिवेंटेबल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय और आज हम रेबीज को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ये कैसे फैलता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, कौन से बाइट्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, बाइट के बाद क्या करना चाहिए। दोस्तों, हर साल दुनिया में लगभग 59,000 लोग रेबीज से मरते हैं। इंडिया में करीब करीब 20,000 डेथ्स होती है पर ईयर और सबसे ज़्यादा केसेस बच्चों में देखे जाते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है। रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट या स्क्रैच से फैलता है। डॉग सबसे कॉमन सोर्स है, लेकिन कैट, मंकी, बैट्स और दूसरे मैमल्स भी इसके सोर्स हो सकते हैं। वायरस डॉग बाइट के थ्रू बॉडी में इंटर करता है। पहले मसल्स में ये ग्रेजुअली मल्टीप्लाई होता है, फिर नर्व्स के थ्रू धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंचता है और जब ये ब्रेन को अफेक्ट करता है तब सिम्टम शुरू हो जाता है। रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 1 महीने से 3 महीने का होता है, लेकिन ये कुछ दिनों से लेकर के 1 साल तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि बाइट कितना डीप है, बाइट बॉडी के किस पार्ट पे है, वायरल लोड कितना है। हेड, फेस, नेक या फिंगर पर बाइट सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि यहाँ से वायरस जल्दी ब्रेन तक पहुँचता है। अब समझते हैं कि रेबिड एनिमल या रेबिड डॉग के साइंस क्या होते हैं। हम क्या पहचान सकते हैं कि किस डॉग को या किस कुत्ते को रेबीज वायरस है या वो रेबीज से इन्फेक्टेड है। रेबिड एनिमल में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ बिहेवियरल चेंजेस, एक्सेस सलाइवेशन, एग्रेशन, पैरालिसिस। और रेबिड से इन्फेक्टेड डॉग्स जो होते हैं वो खाना पीना बंद कर देते हैं। वो ज़्यादातर आपको सलाइवा सिक्रेट करते हुए मिलेंगे और अनप्रोवोक्ड बाइट करते हैं। ऐसे एनिमल से दूर रहना ही सेफ है। अगर किसी इंसान को, ह्यूमन को अगर रेबीज हो जाए तो उसमें क्या सिम्टम्स होता है। सबसे शुरू में तो सिम्टम्स बहुत माइनर होता है, जैसे फीवर, हेडेक, जहाँ पे उसने बाइट किया है वहाँ पे पेन, टिंगलिंग। आगे चल के एंजाइटी, कन्फ्यूजन, ये सब सिम्टम्स आता है। और सबसे टिपिकल सिम्टम्स हाइड्रोफोबिया, मतलब ऐसे पेशेंट्स को पानी देखते ही डर लगता है, वो पानी पी नहीं पाता। इस स्टेज पर ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट डेथ 100% है अगर टाइमली वैक्सीनेशन ना लिया गया तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर डॉग बाइट हो गया तो उसके बाद क्या करें। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, वुंड को कम से कम 15 मिनट तक रनिंग वाटर में लगातार सोप से क्लीन करना चाहिए। इससे वायरल लोड करीब करीब 90% कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन जरूरी है। सिर्फ सोप से क्लीन कर देने से काम नहीं चलेगा, वैक्सीनेशन फिर भी लेना है। दूसरा स्टेप है, हमें जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। जो नियरेस्ट सेंटर हो जहां पे वैक्सीनेशन दिया जाता हो वहां हमें पहुंचना चाहिए। डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हर डॉग बाइट को सीरियसली लेना चाहिए। हमें ये मान के चलना चाहिए कि हर डॉग बाइट रेबिड डॉग बाइट है ना। अब समझते हैं डॉग बाइट की क्या कैटेगरी होती है और उसके अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। सबसे पहला है कैटेगरी 1, जिसमें कोई रिस्क नहीं होता। इसमें जो है डॉग एक्चुअली बाइट नहीं करता है, वो सिर्फ इंटैक्ट स्किन पे लिक करता है। मैं इंटैक्ट स्किन की बात कर रहा हूँ। अगर डॉग म्यूकस मेम्ब्रेन पे लिक करे तो वहाँ पे कैटेगरी चेंज हो जाती है। उसके बाद है कैटेगरी 2, जो है मॉडरेट रिस्क। इसमें सुपरफिशियल स्क्रैच होता है, माइनर बाइट होता है, लेकिन कोई एक्टिव ब्लीड नहीं होता है। और तीसरा है मोस्ट डेंजरस कैटेगरी, सीवियर कैटेगरी, जिसे हम कैटेगरी 3 बोलते हैं। इसमें डीप बाइट होता है, ब्लीडिंग होती है और मल्टीपल पंक्चर्ड वुंड दिखेंगे आपको। फेस, हेड, नेक पे बाइट होगा और लिक जो है वो ब्रोकन स्किन पे हो सकता है। ये सब कैटेगरी 3 में आता है। अगर कैटेगरी 1 का डॉग बाइट है तो उसमें कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी 2 डॉग बाइट में हमें रेबीज वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है और कैटेगरी 3 डॉग बाइट में रेबीज वैक्सीन के साथ साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लेना भी ज़रूरी होता है। रेबीज वैक्सीन का 4 डोज होता है, 0 डे पे, 3rd डे पे, 7th डे पे, 14th डे पे और कभी कभी 28th डे पे। ये इंट्रामस्कुलर या इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये सिर्फ कैटेगरी 3 बाइट्स में दिया जाता है। मैक्सिमम डोज उंड के आसपास इन्फिल्ट्रेट किया जाता है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन ये इमीडिएट प्रोटेक्शन देता है जब तक वैक्सीन का इफेक्ट शुरू हो। इसके बाद है वुंड केयर और प्रॉपर क्लीनिंग। डॉग बाइट को इमीडिएटली सूचर करने की ज़रूरत नहीं होती, बाद में इसको सूचर किया जा सकता है, लेकिन इमीडिएटली सूचर करना जरूरी नहीं होता। इसके अलावा टेटनस का इंजेक्शन और एंटीबायोटिक भी दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की बाइट की क्या सीवियरिटी है। सबसे कॉमन मिस्टेक इसमें क्या होता है, बाइट को इग्नोर कर देना। कुछ लोग समझते हैं कि बाइट तो बहुत मिनिमल था, बहुत ट्रिवियल है, बहुत माइनर सा बाइट है, इसमें शायद वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, और वो इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। दूसरा है सिर्फ ऑइंटमेंट लगा के छोड़ देना।
तीसरा है वैक्सीन लेने में डिले करना। ना अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि जो पेट ऑनर्स हैं वो अपने डॉग्स को फ्रिक्वेंटली इम्यूनाइज करते रहें, बच्चों को एजुकेट करें कि पेट डॉग के साथ कैसे बिहेव करना है और स्ट्रीट डॉग के साथ कैसे बिहेव करना है। स्ट्रीट डॉग और पेट डॉग्स दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। अननोन एनिमल से डिस्टेंस बना के रखें। हाई रिस्क ग्रुप को प्री एक्सपोजर वैक्सीन भी लेते रहना चाहिए। रेबीज एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ है, लेकिन अवेयरनेस और टाइमली ट्रीटमेंट से इसे कम्प्लीटली प्रिवेंट किया जा सकता है। याद रखिए, सिम्टम का वेट मत कीजिए, एक्शन तुरंत लीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर संजय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।